रक्षाबंधन पर भाई से अच्छे देवर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बहना ने भाई की कलाई पे हो, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। तभी उसकी सहेली, अरे वाह, ये तो लगता है कि लता मंगेशकर साक्षात आ गई हैं। अरे तुम तो बहुत खुश हो अपने भाई के लिए, आज यही सुल्तानगंज की गलियों में पधारी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, आज तो तूने गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे तो और नहीं तो क्या, परसों रक्षाबंधन है और बड़ी खुश हो रही हूँ मैं। तू पागल है क्या? हर बार रक्षाबंधन को क्या होता है तुझे पता है? तू 1 महीने तक रोती रहती है और फिर भी इतनी खुश है, पागल कहीं की। अरे यार, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, भाभी जो आ गई हैं। अच्छा जी, बताओ क्या प्लान है इस बार रक्षाबंधन पर? देख, सबसे पहले तो मैं आज बढ़िया सी राखी खरीदूंगी और अपने भाई के लिए और मेहंदी लगाऊंगी, बढ़िया सी तैयार होंगी। मेरा ना वो वाला अनारकली वाला सूट एकदम रेडी है। अपने भाइयों के लिए मस्त शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और नवरत्न कढ़ी, बटर नान यह बनाऊंगी और मस्त सेवई वाली खीर भी बनाऊंगी। और हाँ, अब तो भाभी भी है तो बहुत मज़ा आएगा। चल अच्छा है, होली खुश, बस ऐसे ही खुश रहना साल भर से। नहीं यार, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ देख, हम कितने पंचायती लोग हैं। चलते चलते हम दुकान पे भी आ गए और पूजा और ऋतु हंसते गपशप करते हुए बाज़ार में भी मशहूर राखी की दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान पर चारों तरफ रंग बिरंगी सजी हुई राखियाँ। भैया ज़रा बढ़िया सी राखी दिखाना, मुझे अपने भाइयों के लिए 2 राखी खरीदनी है और राखी हमारे प्यारे कान्हा जी के लिए भी एक दे देना, लंबी वाली और सुंदर वाली। मेरी प्यारी भाभी के लिए और राखी दे देना। अरे मैडम, आप जितनी ज़्यादा नखरेली हो, इतनी सारी राखियाँ दिखा दिया हूँ लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है। मैं अपने भैया के लिए ख़रीद रही हूँ तो क्या अच्छी राखी नहीं खरीद लूँगी? और अच्छी अच्छी राखियाँ दिखाओ ना। दिख तो रहा है लेकिन यह वाली बहुत अच्छी है। अरे रहने दो भैया, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं अपनी पॉकेट मनी से, राखियाँ तो मैं बहुत अच्छी ही लूँगी। तभी दुकान पर पूजा की 2 और सहेलियाँ मोहिनी और माधवी भी पहुँच जाती हैं। अरे वाह वाह, आ गई तू, चल क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं हो, रक्षाबंधन की फुल तैयारी हो रही है। हाँ हाँ यार, देख कितनी खुश है ये, एक्साइटेड है रक्षाबंधन के लिए। तू कितना भी एक्साइटेड हो ले पूजा, हमें हर बार का पता है। नहीं नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी नई नई भाभियाँ आई हैं, इस बार सब अच्छा होगा। हाँ अरे पगली, जब अपना भाई सगा नहीं होता तो भाभियाँ कतई सगा नहीं होंगी। यह वाली बात गांठ बांध के रख ले। अरे यार, देखा जाएगा। तुम लोग हमेशा ऐसे ही डराया मत किया करो मुझे, अपनी पसंद की चीज़ें लेने दिया करो। अरे यार छोड़ो ना, तुम लोगों को खुश रखने से मतलब है, उसको खुश रहने दो ना थोड़ा सा, कम से कम आज तो खुश रहे रक्षाबंधन के दिन। क्या पता आगे क्या होगा। चल ठीक है, सब अच्छा ही होगा। भैया ये लो, चारों राखियों का फाइनल कर दो। बताना जरा कुल कितने रुपए हुए? अरे कुल 650 रुपये हुए मैडम। चल ठीक है, अब घर चले। अरे रुक जाना, मुझे और भी कुछ लेना है। अभी मेहंदी का कोन तो लेने दो। भैया एक काम करो, कावेरी के 2 कोन और दे दो मेहंदी के। अरे 2 कोन क्यों, तेरे तो 1 कोन हो ही जाएंगे। अरे पगली, मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना लगाऊंगी, भाभी के भी तो हाथों में लगाऊंगी ना। पूजा खुशी खुशी मेहंदी के कोन अपने बैग में रखती है और सहेलियों के साथ मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन उसके घर के दरवाजे पर उसकी भाभी रोशनी खड़ी होती है। कहाँ चली गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मेहंदी वाली बुलाई हूँ मैंने इतनी देर की, और तुझे पता नहीं है? बाहर घूम रही है तू और मुझे मेहंदी लगाना है, काम काज कौन करेगा घर का? अरे भाभी वो तो बस मैं, अरे यार मैं चलती हूँ, अपने घर का रायता तू समेट। यह सुनकर सभी सहेलियाँ वहाँ से घबरा कर चली जाती हैं। पूजा सहम सी जाती है। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं तो राखी लेने के लिए गई थी, देखो मैं आपके लिए भी मेहंदी का कोन लाई हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ
का सड़ा हुआ बेकार सा मेहंदी का कोन, और मैंने मेहंदी वाली बुलाई है, प्रॉपर प्रोफेशनल, और उससे ही लगवाऊंगी मेहंदी। पूरे 2000 दे के एक काम कर, चुपचाप जरा जाकर सारा काम निपटा ले। चल जा यहाँ से जल्दी से। चलो ठीक है भाभी, आप मेहंदी लगवा लो, फिर मैं भी जल्दी से काम निपटा के मेहंदी लगवा लूँगी। यह दीदी मेरे भी लगा देंगी ना? हाँ लगा दूँगी। जब तक मैं इनके हाथ में लगा रही हूँ, रोशनी जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और सीमा उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। पूजा जल्दी जल्दी सारे घर का काम निपटाने में जुट जाती है। तभी उसका बड़ा भाई मयंक ऑफिस से घर लौटता है। तभी पूजा, अरे भैया चलो आ गए आप, लो पानी पी लो आप, और भाभी आप देख लेना भैया आ गए हैं। तभी थोड़ी सुख भी तो जाने दो उसकी मेहंदी, तुझे शर्म नहीं आती है? मेहंदी लगाई हुई है और तू चाहती ही क्या है? घर का काम कौन करेगा? मयंक गुस्से में तुरंत मेहंदी लगाने वाली सीमा की तरफ मुड़ता है। और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? भागो यहाँ से, भागो, लो तुम्हारे अपने 2000 रुपये। मयंक उसे 2000 रुपये देता है और उसे दफ़ा कर देता है। जी जी भैया अभी जा रही हूँ। सीमा पैसे लेकर डरते हुए वहाँ से चली जाती है। पूजा रोते हुए, लेकिन भैया रक्षाबंधन में मैं भी तो मेहंदी लगाती। अरे तू मेहंदी लगवा के कौन सा ससुराल जाने वाली है? वो तो अपने मायके जाएगी मेहंदी लगा के। हाँ हाँ, मेरी मेहंदी पर पानी लग जाएगा तो मेहंदी हल्की पड़ जाएगी। मेरी पूजा फटाफट से खाना बना ले और परोस दे सबके लिए। पूजा दुखी मन से रसोई में जाकर चुपचाप सबके लिए खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर सबके लिए खाना लगा देती है। रात को मेहंदी लगा लूँगी, पूजा अपने ही मन में सोचती है। बाद में सुकून से बैठकर मेहंदी का कोन लगाऊंगी। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है। अरे मर गई पूजा, कहाँ मर गई तू? अरे भैया क्या हो गया? मैं तो यहीं पर मेहंदी लगाने वाली थी। पूजा की बात पूरी होने से पहले ही उसका भाई गुस्से में पूजा के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। अरे भैया आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पूरे दिन भूखा प्यासा बाहर घूम घूम कर के आ रहा हूँ और तू यहाँ पर मेहंदी लगाने बैठी हुई है। यह अकल नहीं है कि पहले खाना पीना दे दूँ और इकट्ठा रक्षाबंधन बांध दूँ, तब मेहंदी लगेगा। रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पूजा, हे भगवान, कैसी है किस्मत मेरी। रितु ने जब अपना भाई ही सगा नहीं हुआ तो भाभियाँ क्या सगी होंगी? ये बात बिल्कुल सही बोली थी। कल लगा लूँगी मेहंदी। पूजा यह सोच कर सो जाती है। अगले दिन सुबह रोशनी सुबह आराम से आंगन में बैठी हुई थी। भाभी आप कामकाज में थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दीजिए, मेरे को भी मेहंदी लगानी है। अरे आज तो मैं पानी भी अपने हाथ पर नहीं डालूंगी, आज मेरे कपड़े भी तुझे ही धोने पड़ेंगे, बर्तन भी तुझे ही धोना पड़ेगा। भाभी मेरी मेहंदी का भी तो सोचो, मेरी भी तो देखो। मयंक जी मेरे से ऐसा बोल रही है, देखिए इसे, यह कह रही है कि मेरी मेहंदी नहीं लगेगी क्या? मयंक गुस्से में पूजा के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ देता है। चुप, बिल्कुल चुप हो जा, तुझे शर्म नहीं आती है? ज़्यादा जुबान चला रही है। पूजा सहमी सी रोती हुई रहती है और तुरंत चुपचाप मयंक का टिफ़िन पैक करने के लिए जुट जाती है। पूरा दिन इसी तरह बिना राहत के घर के कामों और जिल्लत से बीत जाती है। देखो मेरी तो मेहंदी भी नहीं लग पाई, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अनारकली वाला सूट ज़रूर पहनूंगी। जैसे ही वह नहाकर अपना सुंदर सा सूट पहनने के लिए जाने लगती है, तभी रोशनी एकदम तैयार होकर वहाँ आ जाती है। अभी तक खाना पीना नहीं बनाया क्या? खाना पीना कौन बनाएगा? लेकिन भाभी आज तो त्यौहार है ना, त्यौहार को तो आप खाना बनाओगी ना। अरे तो मैं क्यों बनाऊंगी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ और फटाफट से खाना पीना बना ले। और सुनो, मेरे मायके में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने अपने मायके के लिए भी टिफ़िन बनाऊंगी और उनके लिए भी टिफ़िन पैक कर देना। भाभी मैं बना देती हूँ। पूजा तुरंत रसोई में जाकर खाना पीना बनाने में जुट जाती है। तभी रोशनी अपने कमरे में तैयार होते हुए मयंक को आवाज़ लगाती है। अरे तुम उठते हो कि नहीं? मुझे मायके जाना है, उठो जल्दी से। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सोने भी नहीं देती हो सुबह सुबह। यह रक्षाबंधन ना लगा रखा है। अच्छा तो मेरी शादी के बाद मैं पहली बार मायके जाऊंगी तो अकेली जाऊंगी क्या?
सब लोग क्या कहेंगे, बिना पति के मायके आ गई है, चलो उठो। अच्छा ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। तभी मयंक नींद में उठकर बैठ जाता है और आते ही चाय जल्दी लाओ, चाय। पूजा डरते हुए उसके लिए चाय लाकर रखती है, लेकिन मयंक चाय की एक चुस्की लेते ही भड़क उठता है। अरे इतनी फीकी चाय बनाई हो तूने। मयंक गुस्से में चाय का कप फेंक देता है और पूजा के बाल पकड़कर उसे जोरदार धक्का दे देता है। अरे भैया, भैया छोड़ो, रक्षाबंधन है आज के दिन तो कम से कम ऐसा कुछ मत करो। मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, ज़्यादा जुबान मत चला, भाग यहाँ से और मेरे कपड़े प्रेस कर, मुझे तेरी भाभी के साथ मायके जाना है। पूजा रोते हुए जल्दी जल्दी मयंक के कपड़े प्रेस करती है और चलो फटाफट से अभी भैया का तिलक कर देती हूँ, पता नहीं शाम को भैया कितनी देर में लौट आएगा। पूजा जल्दी से तैयार होकर अपना सूट पहनती है और हाथ में पूजा की थाली लेकर उसे सजाकर, भैया बैठिए, मैं आपका तिलक कर देती हूँ और राखी भी बांध देती हूँ। ना, जा यहाँ से हट, शाम को जब आऊँगा तब राखी बनवा लूँगा, जा भाग यहाँ से। अच्छा मेरा टिफ़िन कहाँ है, दे मुझे टिफ़िन। पूजा रोते हुए उनका टिफ़िन पैक कर देती है और बताओ, मेरे अपने सगे भैया ने रक्षाबंधन वाले दिन मुझसे राखी नहीं बंधवाई। मेरी किस्मत आखिर इतनी ख़राब क्यों है। कोई बात नहीं, छोटा भाई रोहन है ना, मैं पहले उसी को राखी बांध दूंगी। मयंक और रोशनी तैयार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी दोपहर में रोहन फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ते झगड़ते वहाँ पर पहुँचता है। आज के दिन भी तुम्हें मुझसे ही लड़ना है। अरे समझो यार। फ़ोन पर बात करते करते रोहन जैसे ही आगे बढ़ता है, अरे भैया तू आ गया, देख बड़े भैया तो चले गए बिना राखी बंधवाए, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं तेरी राखी बांध देती हूँ। अरे तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ रही है और मैं राखी बंधवाऊँ? तू तो एकदम मेरा बनने ही नहीं देगी। रोहन गुस्से में पूजा को एक जोरदार धक्का देकर वापस फिर घर से बाहर निकल जाता है। अब अकेली बैठी भूखी प्यासी पूजा बैठी थी, तब तक दोनों भाइयों को लगातार फ़ोन लगाती है। भगवान, दोनों में से कोई भी तो फ़ोन उठा लो, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है और भूखी प्यासी पूजा दर्द से उठकर मैंने पानी तक भी नहीं पिया है। हार मानकर शाम को पूजा अपनी भाभी रोशनी के नंबर पर फ़ोन करती है। तभी रोशनी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई हूँ रक्षाबंधन पर और तुम ऐसे करके फ़ोन रही हो, मुझे परेशान कर रही हो। मैं नहीं आऊँगी। तभी रोशनी के पास खड़ा मयंक झट से फ़ोन झपट लेता है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? कोई नहीं आ रहा है आज, तू चल अकेली बैठी रह या घर में, और ध्यान रखियो कि अगर घर में कोई सामान चोरी ना हो, हम कल सुबह आएंगे, समझी? पर भैया मेरी राखी, तेरी राखी कल बनेगी, कोई ऐसी हाई हवा नहीं मची है, भागे थोड़ी जा रहा हूँ मैं, कल राखी बंधेगी। मयंक फ़ोन काट देता है। पूजा उदास होकर वहीं देर रात तक जब रोहन घर लौटता है, भैया आज तो तेरी राखी बांध देती हूँ। अरे भाड़ में जाए तेरी राखी, तू और मेरा दिमाग मत खराब कर, भाग यहाँ से। रोहन पूजा को धक्का देकर अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी पूजा टेबल के सहारे सिर रख कर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह दरवाजे पर घंटी बजती है। हे भगवान, सुबह हो गई है और मैं यहीं पर रह गई। बताओ, मेरे रक्षाबंधन पर भी मुझसे कोई राखी नहीं बंधवाया। तभी दरवाजे पर दोबारा घंटी बजती है। पूजा जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने उसकी कमला मौसी खड़ी होती है। हे भगवान, तेरी आंखें कैसे लाल है, तू रो क्यों रही है? रात भर सोई नहीं है क्या? और कहाँ है तेरे वो नालायक भाई? बड़ा भाई तो मायके गया है मौसी, और छोटा वाला अभी अपने कमरे में ही सो रहा है। अच्छा, तेरी राखी कैसे निकली फिर? मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई ऐसे ही नालायक हैं और भाभी भी वैसी ही आ गई हैं। तू चिंता मत कर, देख मैं अब बहुत खड़ी खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी? अरे वो शारदा, जाइए ज़रा, कमला अपने साथ मैरिज ब्यूरो वाली दलाल को लेकर आई होती है। शारदा मौसी को अंदर लेकर आती है। नमस्ते बेटा, देख मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे आप भी क्या बात कर रही हो, चलो अंदर आओ।
पूजा अंदर आकर उन्हें चाय पानी पिलाती है। शारदा मौसी उसकी तारीफ करती हैं। तभी अचानक मयंक और रोशनी भी मायके से लौटकर आ जाते हैं। आ गए महाराज, यह नहीं कि रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवा लूं। अरे तूने आते ही चुगली कर दी हमारी। अरे नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बोला है। अरे इसी ने बोला होगा, यही है नालायक, हमें परिवार वालों की नज़रों में बुरा बनाना चाहती है। ए चुप, मुझे सब पता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब चुपचाप शांति से बैठ जाओ सब। तभी छोटा भाई रोहन भी अलसाते हुए कमरे से बाहर निकलता है। अरे पूजा कहाँ मर गई नालायक लड़की, मेरे लिए चाय लेकर आ, दिलवाती हूँ तुझे चाय। चुपचाप जाकर वहाँ शांति से बैठ। देखो मैंने इस लड़की के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, क्योंकि तुम लोग तो इसे ढंग का रिश्ता खोज नहीं पाओगे। और पर अभी से शादी का खर्चा कहाँ से आएगा मौसी। तभी रोशनी अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा है, शादी वादी हो जाएगी तो इससे हमसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। छोटे वाले रोहन को भी घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर आराम से पूरे घर पर कब्जा कर लूँगी। वैसे भी यह अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल रहता है। अरे नहीं जी रुकिए, आखिर बहन की शादी तो करनी ही पड़ती है ना, और बहन को ज़िंदगी भर थोड़ी ना बैठा कर रखोगे। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तू क्यों जल्दबाजी कर रही है शादी करवाने के लिए। फ़िलहाल इसकी शादी होना ज़रूरी है, वरना तुम राक्षस जैसे भाई तो इस बेचारी को नोच कर ही खा जाओगे। सुनो, कुल मिलाकर 6 लोग हैं परिवार में, और सास, पति और इसके 4 देवर हैं। तभी रोशनी, अरे वाह, अब तो ये पूरे घर का काम करेगी। अब मज़ा आएगा। ससुराल में क्या फ़र्क होता है और मायके में क्या फ़र्क होता है। अभी तो ये बहुत उछल कूद रही है ना, अब इसे समझ में आएगा। हमें रिश्ता मंजूर है, हाँ करवा दो इसकी शादी, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी सोच लो, सास का व्यवहार बहुत सख्त और कड़वा है। हाँ हाँ, अरे तभी तो मज़ा आएगा और तभी इसकी अकल ठिकाने भी आएगी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा होगा तो जोड़ी बनाई होगी, महादेव ने, वही शादी होगी। सबकी सहमति से पूजा का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में पूजा की शादी उस घर में हो जाती है। विदाई के वक्त पड़ोसन, हाय हाय कैसी भाई भौजाई हैं, कैसी भाभी हैं। भाई तो बहन की रक्षा करते हैं, अपनी बहन को ऐसी खतरनाक जगह ब्याह कर दिया है। उस जमींदार इंसास के बारे जानते हो, वह किसी को नहीं छोड़ती है। अब इस बेचारी का भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ। पड़ोसनों की इन बातों के बीच पूजा ससुराल में विदा हो जाती है और पूजा अपने ससुराल पहुंचती है तो सोचने लगती है, हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा इस घर में। जैसे ही पूजा घर के अंदर आती है, उसकी सास सुमित्रा आगे बढ़ती है और अचानक उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी पूजा, पता नहीं यह सब ढोंग है या दिखावा है, फिर सच्चा प्यार है, भगवान जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बेटा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरे 5 बेटे हैं पर बेटी नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। यह सब सच है या कोई नाटक, समझ नहीं आ रहा है। चलो भाई, अब पैर छूने की रस्म भी होती है, सब लोग आ जाओ। जैसे ही पूजा रस्म के लिए आगे बढ़ती है, उसके चारों देवर सुमित, अमित, रोहित और मोहित एक साथ दौड़कर उसके पैरों में लेट जाते हैं। अरे भाभी, आज से आपके ये चारों देवर बॉडीगार्ड आपकी सेवा ही में हाजिर हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रा भी दिक्कत हो तो बेझिझक हमें बताना, हम चारों मिलकर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे, यह हमारा वादा है आपसे। तभी पूजा, चारों देवर का यह अनोखा प्यार देखकर, हे भगवान, ये लोग तो क्या और कैसे लग रहे हैं। मेरी भाभी तो कह रही थी कि बहुत खड़ूस परिवार है, वह गुंडे हैं किस्मत के लिए, लेकिन सच में यह तो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन पूजा पहली रसोई की रस्म होती है और पूजा रसोई में मीठा हलवा और भगवान के लिए बनाने जाती है। तभी, अरे भाभी, आप हलवा बना रही हैं क्या? लाओ मैं सूजी भून देता हूँ, और लाओ मैं मेवा काट देता हूँ। अरे भाभी, मैं आटा गूँथ देता हूँ, और मैं पूरी छान देता हूँ, और सब्जी तो मैं ही बनाऊँगा। चारों देवर मिलकर चुटकियों में पूजा की पूरी मदद कर देते हैं। यह सब देखकर सास, थू 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 थू, भगवान
मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। इतना अच्छा परिवार है मेरा। शाम के समय सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और चारों देवर बड़े प्यार से अपने नई भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अरे भाभी, आप हमारे हाथ से खाओ ना। लो, यह सब देखकर सुमित्रा का दिल खुशी से भर जाता है। बहू की पगफेरे की रस्म है। अरे मम्मी, हम भी अपनी भाभी के साथ पगफेरे की रस्म में ज़रूर जाएंगे। देख लो भाई, हमने तुम्हारे भैया भाभी के बारे में सुना तो बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लगे। अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई बुरा नहीं लगेगा। सास पूजा को विदाई में एक शानदार डायमंड सेट, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ और महंगे तोहफे देती है और एक पर्स भी देती है। चारों देवर अपनी भाभी को शाही अंदाज में गाड़ी में बिठाकर मायके लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही वह मायके पहुंचते हैं, चारों देवर गाड़ी से उतरकर बड़े अदब से पूजा का हाथ पकड़कर घर में उतार देते हैं। तभी सबको पसीना आ रहा है। लाओ, मैं हवा कर देता हूँ। अरे मायके की भाभी रोशनी यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देखती है और वह सोचने लगती है, बताओ कैसे देवर हैं, कुत्ते की तरह पीछे पीछे लगे हुए हैं। मैंने तो इन्हें बहुत गलत समझा था। अरे भाभी देखिए, मेरी सास ने मुझे कितना सुंदर डायमंड सेट दिया है। हाँ हाँ, दिख तो रहा है, पर हमने तो सुना था कि तेरी सास बहुत खतरनाक है। अरे नहीं भाभी, आप लोगों ने गलत सुना था। वो तो बहुत अच्छी हैं और इतना प्यार देती हैं मुझे, अपनी बेटी मानती है मुझे, क्यों अपनी ससुराल की इतनी तारीफ़ करती है, जिसे सुनकर रोशनी मन ही मन बुरी तरह सुलगने लगती है। रोहन नींद में अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है। अरे अरे, देखो देखो, नौकर बना के रखा हुआ है इसे, देखो तो कैसी लग रही है अपने देवर को। तू यही तो चाहती थी ना। अच्छा, हम तेरे भाई नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। अरे भाभी, आप चलो यहाँ से। हमारी भाभी यहाँ किसी का बकवास सुनने नहीं आई हैं, बेइज्जती कराने नहीं आई हैं। चलिए, हम अपनी भाभी को किसी के एक पल बेइज्जती नहीं करवाएंगे। यह कहकर चारों देवर इज्जत के साथ पूजा को हाथ पकड़कर वहाँ से तुरंत अपने साथ वापस लाकर ससुराल में ले आते हैं। पूजा अपने कमरे में बैठकर वहाँ पर टीवी देख रही होती है और उसका पति काम में बिजी था और पूजा के हर छोटी बड़ी चीज़ों का देवर ख्याल रखते थे। अरे भाभी, चलिए आज हम आपको मॉल से बढ़िया सी शॉपिंग कराते हैं। चारों देवर अपनी भाभी का पूजा को शॉपिंग कराने मॉल ले जाते हैं और बड़े प्यार से उसे कपड़े पसंद कराते हैं। अरे भाभी, आप यह वाली ड्रेस पहन लो, यह बहुत अच्छी है। हाँ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जब वे मॉल में होते हैं तो इत्तेफाक से रोशनी की सहेली वहाँ आ जाती है और यह सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी रोशनी को फ़ोन करती है। अरे यहाँ तू बैठी है और इधर तेरी ननद महारानियों की तरह शॉपिंग कर रही है मॉल में अपने देवरों के साथ। नए नए कपड़े? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ रोशनी, ऐसा ही है, तुझे क्या पता है। रोशनी तुरंत अपने पति मयंक के पास जाती है और जिद करने लगती है कि सुनो जी, मुझे अभी मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बनवा कर दो। तभी उसका पति, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अचानक सोने की अंगूठी कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? उधर तुम्हारी बहन डायमंड में ऐश कर रही है और तुम मुझे एक सोने की अंगूठी भी नहीं दिला सकते हो, तरसा रहे हो। रोशनी का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो सीधे पूजा के ससुराल यानी उसके घर पहुंच जाती है। अचानक रोशनी को देखकर पूजा की सास सुमित्रा हैरान रह जाती है। अरे बेटा रोशनी, तुम यहाँ पर इस वक्त कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे मम्मी जी, बस ऐसे ही अचानक पूजा से मिलने का बहुत याद आ रहा था तो मैंने सोचा चलूँ मिल लूँ। पूजा अपनी भाभी को अचानक सामने देखकर सोचने लगती है, अरे मेरी भाभी को अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है? अच्छा तो ठीक है, अरे चलिए कोई बात नहीं, आइए भाभी अंदर आइए। रोशनी घर के अंदर कदम रख लेती है और मौके का इंतज़ार करती है। घर में चारों देवर अपनी भाभी का पूजा की पलक पावड़े रखते हैं और एक दिन देवर अपने हाथों से पूजा को खाना खिला रहा होता है और मयंक पैर दबा रहा होता है और अरे भाभी लाओ पानी पी लो, ठसका लगा तो आपको ठसका लग गया भाभी, पानी जल्दी से पी लो। इसी तरह एक दिन कमरे में पूजा अपने बाल झाड़ रही थी तो आज चारों देवर मिलकर आपकी बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाएंगे
कोई हेयर स्टाइल बना रहा होता है तो कोई प्यार से उसके पैर दबा रहा होता है। यह सब रोशनी पास खड़ी होकर रोशनी इस तरह फ़ायदा उठा लेती है और चुपके से उन सब का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। और लाला जी आप तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और पर ज़रा घर में देखो क्या चल रहा है। आप एक साथ लेकर घूम रही है। राम राम राम, बकवास बंद करो अपनी और दिमाग ख़राब मत करो मेरा, समझी? मेरा यहाँ से जाओ। विक्रम के भगाने पर रोशनी सास सुमित्रा के पास जाती है और सास भी उसे गुस्से में वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद जब चारों देवर बाजार में शॉपिंग कराने के लिए जाते हैं, तेज़ धूप की वजह से, भीड़ की वजह से अचानक माइग्रेन का भयानक दर्द उठता है। अरे माँ, आँखों के आगे अंधेरा हो गया मेरे, अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। यह देखकर ही चारों देवर घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अपनी गोद में उठाकर घर ले आते हैं। घर पर तुरंत डॉक्टर बुलाया जाता है। घबराइए मत, इन्हें तुरंत आराम चाहिए। और हाँ, एक बात और है, यह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर किए जाते ही रोशनी को सबसे बड़ा हथियार और मामला मिल जाता है। वो मौके पर देखा आप सबने, यह तस्वीरें गवाह है। यह बच्चा भी तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे इन चारों भाइयों का है। रोशनी की इन जहरीली और गंदी बातों को सुनकर पति विक्रम अंदर ही अंदर सुलगने लगता है। वो सबसे पहले अपने चारों भाइयों को घर से दूर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद पूजा से निकल जाओ यहाँ से, घर से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और नहीं इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता है। तभी पूजा, सुनिए, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, मुझ पर मैंने कोई गलती नहीं की है। यह बच्चा आपका है। मुझे ऐसे घर में मत भेजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। झूठ मत बोलो, सब साफ साफ दिख रहा है मुझे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। विक्रम बेरहमी से धक्का देकर गर्भवती पूजा को घर से बाहर भगा देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। बेसहारा पूजा बेकसूर रोते हुए बिलखते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचती है। तभी उसकी भाभी, अरे देखो देखो ये आ गई, करवा के मुंह काला, मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज़ भाभी मुझे अंदर आने दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। विक्रम ने मुझे घर से निकाल दिया है। निकल यहाँ से, हमारे यहाँ घर के लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। रोशनी दरवाज़ा बंद कर लेती है और मायके से भी धुतकारे जाने के बाद बेसहारा पूजा सड़कों पर भटकने लगती है। वह लोगों से काम मांगती है लेकिन औरत को अकेला देखकर उसे कोई काम नहीं देता है। सब ठोकर खाते हुए आखिरकार पूजा एक शांत जगह पर बने आश्रम में जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग वैद्य जी होते हैं। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है और रोहन रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ गौशाला में भी काम करूँगी, बस मुझे थोड़ी सी शरण दे दो। अरे बेटा रो मत, तू बिल्कुल सुरक्षित है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा हूँ मैं तेरी हालत। अरे तू तो पेट से भी है। बेटा जा आराम कर और यही गौशाला में रहा कर, तुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से यह तेरा ही घर है। पूजा वहीं गौशाला में रुक जाती है और गायों की सेवा करने लगती है। दिन रात मन लगाकर गायों की सेवा करने लगती है। तभी ऐसे ही 5-6 महीने बीत जाते हैं और उधर रक्षाबंधन का त्यौहार भी। घर से बाहर भेजे गए भाइयों को रक्षाबंधन पर आने का पड़ रहा था। हम जाकर घर होकर आते हैं, अपनी भाभीयों से राखी बंधवाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इस बार भाभी को सरप्राइज़ देंगे। चारों देवर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हैं लेकिन घर में कोई जवाब नहीं मिलता है। तो देवर सीधे पूजा को मायके आते हैं, तरह तलाश करते हैं। उल्टा और करंजली तो जाने कब से घर से भाग गई है, उसे धक्के मारकर तुम्हारे भाई ने घर से निकाल दिया है। रोशनी की इन गंदी आदतों और बातों को सुनकर देवर का खून खौल उठता है। अगर हमारी भाभी को कुछ भी हुआ तो देखना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब हम अपनी बेकसूर भाभी को ढूंढ कर ही रहेंगे। चारों देवर अपनी बेकसूर भाभी की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह आसपास के कई गांवों में लोगों से पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि पास के ही एक गांव की गौशाला में वह रह रही है। चारों देवर तुरंत दौड़कर उस गौशाला में पहुंचते हैं। वहां 6 महीने की गर्भवती पूजा को देखकर, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी
गलती हो गई है। आप इस हालत में यहाँ अकेली भटक रही हैं। भैया आप लोग यहाँ कैसे? पूजा उन्हें रोते हुए सारी आपत्ति बताती है। यह सुनकर अच्छा तो यह सब उस डायन रोशनी और आपके भाइयों का किया कराया था। हमें तो पहले से ही शक था। अब हमें उस चीज़ का पर्दाफाश करना है। देवर सीधे रोशनी के घर पहुँचते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। चुपचाप सच सच बता दे रोशनी, वरना आज तेरी खैर नहीं है। तूने हमारी बेकसूर भाभी के साथ जो किया है ना, खेल रचा है, उसका सच अभी उगल, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे रोशनी और अपने कैमरे के सामने अपनी सारी करतूत और कहती है और वीडियो बना लिया जाता है। हाँ सच सच बता रही हूँ। पूजा अपने भाइयों से मिलकर तुम्हें फंसाने के लिए वो झूठी तस्वीरें और साजिश मैंने रची थी। वीडियो का सबूत लेकर चारों देवर सीधे घर लौटते हैं और अपने भाई को और अपनी माँ को पूरा वीडियो और फ़ोटो दिखाते हैं। वीडियो देखकर पूजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक वहम में आकर शक किया और तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी मुझे भी माफ़ कर दे। उस डायन की बातों में आकर हमने अपनी ही बेटी पर जुल्म कर दिया। मैंने सबको माफ़ कर दिया है माँ जी। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का समय है। घर में एक बार खुशियों का माहौल लौट आया। सास सुमित्रा, चलो बेटा, हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब रक्षाबंधन आने वाला है तो जल्दी से मिलकर उसकी तैयारी करते हैं। सास प्यार से पूजा को बाजार लेकर जाती है ताकि उसे मेहंदी लगवा सके। रास्ते में उसे सुंदर सुंदर कपड़े और तोहफे भी दिलवाती है। बोलिए बहू, कौन सी राखी पसंद है तुझे? मम्मी जी मुझे अब और कोई राखी नहीं चाहिए, बस एक ही राखी लेनी है मेरे प्यारे कान्हा जी के लिए, क्योंकि मेरे चारों भाइयों को मैंने ठुकरा दिया है। पूजा की यह बात सुनकर चारों देवर बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ, मिठाइयाँ और प्यारे गिफ्ट खरीद लेते हैं। और रक्षाबंधन की सुबह पूजा का, आज रक्षाबंधन के दिन हमें जी घर से जाना है राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि और बाकी सब भाई लोग उनके घर जा रहे हैं। और बहू मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, तू घर पर अकेली रह लेगी ना? हाँ मम्मी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर संभाल लूँगी। मुझे वैसे भी कहाँ जाना है, मेरा अपना कौन सा मायका बचा है। सबके जाने के बाद पूजा घर में अकेली सोफे पर बैठी होती है। उसके फ़ोन पर बार बार रक्षाबंधन की रील्स और वीडियोस आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह गुस्से और दुख में अपना फ़ोन तोड़ देती है। मंदिर में मूर्ति के सामने बैठी पूजा लड्डू गोपाल को राखी बांधते हुए, हे कान्हा जी, आज रक्षाबंधन पर मेरे अपने सगे भाइयों ने मुझे अनाथ कर दिया। तभी उसके चारों देवर सुमित, अमित, रोहित और मोहित अपनी कलाई आगे करके खड़े होते हैं और उनके हाथों में सुंदर राखियाँ। अगर आपके सगे भाई नहीं हैं तो क्या हुआ भाभी, हम चारों भी तो आपके भाई ही हैं, क्या आप हमारी कलाई पर राखी नहीं बांधोगी? यह सुनकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। तभी उसका पति विक्रम भी वहाँ पर मुस्कुराते हुए अपनी माँ के साथ आ जाता है। बेटा भी तो भाई के समान ही होते हैं बेटा। देवर, हाँ बिल्कुल, और सच कहूँ तो मुझे मेरे मायके के उन स्वार्थी भाइयों से कई गुना अच्छे और प्यारे देवर ससुराल में मिले हैं। पूजा अपने चारों देवर की कलाई पर एक एक करके बहुत प्यार से राखी बांधती है और बाद में सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। देवर भाभी अपनी गिफ्ट छुपा कर रखे थे, सुंदर सुंदर गिफ्ट निकालते हैं और उसे देते हैं। चलो भाभी, अब इस खुशी पर शाम का सारा खाना हम बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे। चारों देवर, सास और प्यारी भाभी पूजा हंसते खिलखिलाते हुए बाहर डिनर के लिए रवाना हो जाते हैं और पूजा अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है। रक्षाबंधन स्पेशल ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।